सभी भैया बहनों को मेरा प्रणाम स्नेह। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई भी नियमित रूप से कर ही रहे होंगे। पिछले अध्याय में हमने विभिन्न प्रकार से जो दो चरीय समीकरण होता है उसको किस प्रकार से हल करते हैं, एक चरीय समीकरण होता है उसकी विभिन्न प्रकार की परिस्थितियाँ क्या क्या होती हैं, इन सभी विषय बिंदुओं पर हमने ज्ञानार्जन किया है। आज हम जिस विषय पर ज्ञानार्जन करने वाले हैं वो है समांतर श्रेणी। इसे हम अरिथमेटिक प्रोग्रेशन इस नाम से भी जानते हैं। किंतु इसके पूर्व हम श्रेणी को पढ़ें, इसके पूर्व हमको दो बात को ध्यान में रखना है। एक होता है श्रेणी और दूसरा होता है श्रेणी। तो सामान्य तौर पर हम ये समझेंगे ये श्रेणी क्या होता है, तो संख्याओं का एक क्रम जो है वो श्रेणी कहलाता है। संख्याओं का एक क्रम कहने से तात्पर्य क्या है, 2, 4, इसमें अंतर है 2 का। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 7, यहाँ पर अंतर है 3 का। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 11, यहाँ पर अंतर है 4 का। यहाँ पर लिख देता हूँ मैं 16, यहाँ पर अंतर है 5 का। यहाँ पर 2 का अंतर है, यहाँ पर 3 का अंतर है, यहाँ पर 4 का अंतर है, यहाँ पर 5 का अंतर है। इस प्रकार से संख्याओं का यह जो क्रम प्राप्त हुआ है इसको हम श्रेणी कहेंगे। अब ऐसा आवश्यक नहीं है कि 2, 3, 4 हो, इसमें अंतर कुछ और भी हो सकता है। हमने प्रतियोगी परीक्षाओं में विभिन्न प्रकार के क्रम को देखा है, तो उसमें पूर्व की जो संख्या है उसके साथ बाद आने वाली संख्या में एक संबंध होता है और उसके आधार पर आगे आगे का क्रम प्राप्त होता जाता है, तो इसे हम श्रेणी कहते हैं। किंतु जब हम श्रेणी की बात करते हैं तो जो श्रेणी होता है वो एक प्रकार से कहीं न कहीं श्रेणी का ही एक भाग है, किंतु विशेष प्रकार की श्रेणी जिसमें प्रत्येक पद के मध्य जो भी चाहे अधिकता हो चाहे अंतर की बात हो वो प्रत्येक पद में समान होगा। कहने का तात्पर्य यह है कि यदि मान लीजिए मैं लिखता हूँ 3, 6, 9, 12 ऐसा, तो प्रत्येक पद में जो अंतर है वो है 3 का। तो इस प्रकार ये एक प्रकार से श्रेणी है, हम इसको कहेंगे श्रेणी। और यहाँ पर ऐसा हो सकता है 2, 4, 8, 16, तो यहाँ पर भी इन दोनों के मध्य एक निश्चित संबंध है। संबंध ऐसा है कि दूसरे पद में पहले पद को भाग देने पर वही मिलने वाला है जो तीसरे में से दूसरे को भाग देंगे, वही मिलने वाला है जो चौथे में से तीसरे को भाग देंगे। तो इस प्रकार से एक निश्चित संबंध है, तो यह भी एक प्रकार से श्रेणी ही है, किंतु यह विशेष प्रकार की श्रेणी जो प्रत्येक पद जिसमें एक दूसरे पद के साथ एक निश्चित संबंध की सहायता से जुड़े होते हैं उन्हें हम श्रेणी कहते हैं। अब सामान्य तौर पे हम कक्षा 10वीं में हम जो श्रेणी पढ़ने वाले हैं वो श्रेणी है समांतर श्रेणी। समांतर श्रेणी कहने से तात्पर्य क्या है, समान अंतर पर श्रेणी बने, अर्थात प्रत्येक पद में जो भी अंतर निर्धारित है वह नियत रूप से प्रत्येक पद में बनी रहे। जैसा कि मैंने इसमें लिखा है, इसके प्रत्येक पद में अंतर जो है हम जब बात करेंगे तो इसमें जब हम बात करेंगे तो प्रत्येक पद में यहाँ पर अंतर जो है वो एक समान बना हुआ है, वो है 3 का। अब ऐसा आवश्यक नहीं है, हो सकता है 5, 7, 9, 11 इस प्रकार की श्रेणी भी लिखी जा सकती है, जहां पर प्रत्येक पद के मध्य अंतर जो है वो 2-2 का है। तो इस प्रकार से जो श्रेणी हमको प्राप्त हुई है जिसके प्रत्येक पद के मध्य अंतर 2 है, ऐसी श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। यह एक प्रकार से श्रेणी भी है, किंतु
विशेष प्रतिबंध को पालन करते हुए बनी हुई है, जिसमें प्रत्येक पद में अंतर एक समान है, दो का अंतर है, तो ऐसी श्रेणी जो है वो समांतर श्रेणी कहलाती है। अब इसमें हमको ध्यान रखना है कि किसी भी श्रेणी में यदि पदों की संख्या सीमित है, मैंने यहां पर लिख दिया T100, तो यदि पदों की संख्या किसी श्रेणी में नियत है तो उसे हम परिमित श्रेणी कहेंगे। परिमित, क्योंकि वहां पर जो पद की संख्या है वो सीमित है। और यदि अप टू इन्फिनिटी, यदि मैंने इसको अप टू ऐसे करके आगे बढ़ा दिया और मैंने प्रारंभिक बिंदु तो बताया, किंतु अंतिम बिंदु के संबंध में यदि मैंने जानकारी नहीं दी है, तो इस प्रकार की जो समांतर श्रेणी है वो अपरिमित श्रेणी के अंतर्गत आएगा। अब यहाँ पर हमको कुछ बातों को ध्यान में रखना है कि कोई भी श्रेणी है तो किसी भी श्रेणी में हमने ये कहा है कि मैं एक श्रेणी लेता हूं 1 3 5 7 9, ऐसा मैंने लिखा। तो इस श्रेणी में हम देखेंगे कि यह जो पद है वो प्रथम पद के नाम से, ये द्वितीय पद, ये तृतीय पद, चतुर्थ पद, पंचम पद, और ऐसा पदों की संख्या आगे बढ़ते चले जाना है। अब यहाँ पर हम लोग देखें तो जब हम n पदों के संबंध में सूत्र की जानकारी प्राप्त करेंगे तो उस सूत्र में हम प्रथम पद को T1 न लिख के A इस संकेत से व्यक्त करेंगे। तो A जो है वास्तव में श्रेणी का प्रथम पद होगा, ये ध्यान रखना है, श्रेणी का प्रथम पद है। और इसके बाद हमको D, जो सामान्य तौर पर डिफरेंस, अंतर, सार्वांतर हम जिसको बोलते हैं, वो सार्वांतर जो है वो कैसे प्राप्त होगा? जब हम दूसरे पद में से पहले पद को प्राप्त करेंगे तो हमको सर्वांतर प्राप्त हो जाएगा। इस प्रकार से जब हमको A का मान पता हो, D का मान पता हो और पदों की संख्या n का मान पता हो, तो हम किसी भी श्रेणी के जो भी पद हम ज्ञात करना चाहें आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। उसके लिए जो सूत्र है Tn इक्वल A प्लस n-1 इंटू D, इस सूत्र का उपयोग करते हुए हम किसी भी प्रकार के श्रेणी के जो समांतर श्रेणी से संबंधित है उसके और nवें पद का मान बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। तो आइए अब हम जो है कुछ प्रश्नों को हल करते हैं और हल करके समझने का प्रयास करते हैं कि समांतर श्रेणी में कैसे कैसे हम कुछ प्रश्नों को ज्ञात करेंगे। मान लिया जाए एक प्रश्न हमारे सामने, अगर मैंने लिखा 9 12 15 18, 9 12 15 18 ऐसा लिखा हुआ श्रेणी है अपने पास। इसमें प्रथम पद और सार्वांतर जो है हमको ज्ञात करना है। प्रथम पद हमने कहा है A और सार्वांतर हमने कहा है D। तो चलिए हम प्राप्त करते हैं, उदाहरण की सहायता से हम ये समझने का प्रयास करते हैं। तो हम हल करते हैं। तो प्रथम पद तो देखते ही हमको समझ में आ जाना चाहिए, जिसको हम A से व्यक्त करते हैं। ये 9 जो है हमारा प्रथम पद है, और जो सार्वांतर है जिसको हम D से व्यक्त करते हैं, ये दूसरे पद में से पहले पद को घटाने से प्राप्त होता है। तो हमारे पास जो दूसरा पद है वो है 12 माइनस जो फर्स्ट टर्म है, पहला पद है वो है 9। तो 12 में से 9 को माइनस कर दें तो ये हो जाएगा अपने पास 3। इस प्रकार से हम जो है जो दिया गया हमारे पास श्रेणी है,
पद और इसके सर्वांतर को बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। अब जब हम सर्वांतर और इसको इसके कॉमन डिफरेंस जो सर्वांतर है इसको हमने ज्ञात कर लिया, तो अब हम प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। अब मैं इस सीरीज के 10वें पद को प्राप्त करने के लिए कहता हूं। अब इस श्रेणी के 10वें पद को हमको ज्ञात करना है, तो चलिए हम हल करते हैं। प्रथम पद जिसको हमने T1 कहा है, जिसको अपन A से व्यक्त करते हैं, इसका मान है 9। अब हमको सर्वांतर चाहिए, तो सर्वांतर भी हमने प्राप्त किया हुआ है। B जो प्राप्त होता है T2 माइनस T1 से, तो T2 का वैल्यू है हमारे पास 12 माइनस T1 का वैल्यू है 9, इसको जब माइनस कर देंगे तो 3, और हमारे पास n का जो वैल्यू है वो 10, मतलब हमको 10वां पद प्राप्त करना है। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, nवें पद के लिए हमारे पास जो सूत्र है वो सूत्र क्या है, Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए का जो वैल्यू है हमारे पास कितना है 9, प्लस n का जो वैल्यू है वो है हमारे पास 10 माइनस 1 इंटू डी। डी का वैल्यू है 3। ये हो गया हमारे पास 9 प्लस 10 में से माइनस कर देते हैं 1 को, तो ये हो जाएगा 9 इंटू 3, तो 9 और 3 को आपस में गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 27, और 27 और 9 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 36। इस प्रकार से हमारा जो T10 है उस T10 का जो वैल्यू होगा वो कितना हो जाएगा 36। इस प्रकार हम जो है किसी भी ऐसे दिए गए जो समांतर श्रेणी है इसके किसी भी पद को आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो आशा है आपको सभी भैया बहनों को और यह जो गणित है वह समझ में आया होगा। इसके एक दो और उदाहरण देखते हैं ताकि हमको यदि थोड़ा मोड़ा कुछ डाउट भी रह जाए तो वो डाउट हमारा समाप्त हो जाए। एक श्रेणी है 5, 11, 17, 23 ऐसा हमारा श्रेणी है। तो प्रश्न ये है कि इस श्रेणी के अगले 3 पद प्राप्त कीजिए। एक बात ध्यान में और रखना चाहिए कि यदि प्रथम पद में सर्वांतर को जोड़ दें तो द्वितीय पद प्राप्त होता है। ध्यान रखिए, एक इसको समझने से पहले एक छोटी सी बात मैं और समझाना चाहूँगा। प्रथम पद हम लिखते हैं ए हमारा प्रथम पद है। जो दूसरा पद होता है वह ए के साथ जो कॉमन डिफरेंस आपने प्राप्त किया है डी, उसको जब हम जोड़ देते हैं तो हमको मिलता है द्वितीय पद। तृतीय पद क्या होता है, जब द्वितीय पद में डी का मान और जोड़ दें तो ये मिलता है हमारे पास तृतीय पद। चतुर्थ पद में क्या हो जाएगा, चतुर्थ पद में हम तीसरे पद में a प्लस 2d में, तीसरा पद हमारा क्या है a प्लस 2d, तो तीसरे पद में फिर से d को जोड़ दें तो हमको क्या मिल जाएगा a प्लस 3d। इस प्रकार से पहला पद यदि a है तो दूसरा पद a प्लस d होगा, तीसरा पद a प्लस 2d होगा, चौथा पद a प्लस 3d होगा। समझने की दृष्टि से ध्यान रखना है कि यहाँ पर b का जो मान होता है वो 1 कम होता है। पदों की संख्या यहाँ पर अगर 20 होगा तो यहाँ पर 19d लिखा है, ये हमको ध्यान रखना है। इसीलिए जब हम Tn लिखते हैं तो यहाँ पर की तुलना में यहाँ का मान 1 हमको कम रखना होता है, इसलिए हमको लिखना पड़ता है a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
इस प्रकार हम जो है श्रेणी प्राप्त कर सकते हैं, उसके किसी भी श्रेणी का जो पद है वो हम प्राप्त कर सकते हैं। तो चूंकि इस बात का हमको अभी उपयोग करना पड़ेगा, इस कारण से मैंने इसका उल्लेख यहाँ पर किया है। अब हम चलते हैं और अपने इस समस्या का समाधान किस प्रकार से प्राप्त करेंगे, इसको हल करने का प्रयास करते हैं। 5, 11, 17 और 23। प्रथम पद है T1, T2, T3, T4। हमको ज्ञात करना है T5, T6 और T7, ये हमको प्राप्त करना है। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या हो जाएगा? प्रथम पद जो T1 है उसको अपन A से व्यक्त करते हैं और A का जो मान है वो है 5। तो सार्वंतर होता है D, ये T2 माइनस T1 से प्राप्त होता है। तो T2 है आपका 11 माइनस T1 है आपके पास 5। 11 माइनस 5 करेंगे तो 6 मिलेगा। इस प्रकार से जब हमारे पास A और D मिल जाए तो हमको ध्यान है T5। तो T5 यदि ये अपने को चाहिए तो हमको यहाँ पर A प्लस 4D निकालना है। अब यहाँ पर हमारे पास A का जो मान है वो है 5 प्लस 4 इंटू D। D का वैल्यू है अपने पास 6। तो ये 6 और 4 का गुणा करेंगे तो 24, 24 और 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास 29। इसी प्रकार से T6, तो T6 इक्वल हम क्या लिख सकते हैं? A प्लस 5D। A का वैल्यू है अपने पास 5 प्लस 5 इंटू D। D का वैल्यू है 6। तो ये 5 और 6 का गुणा करेंगे तो 5 और 6 करेंगे तो 30 और 5 35। अब इसी प्रकार से हमको T7 याद करना है। तो T7 इक्वल A प्लस 6D। A का वैल्यू है 5 प्लस 6 इंटू D। D का वैल्यू है अपने पास 6। तो 6 और 6 का गुणा करेंगे तो 36 और 5 41। इस प्रकार से हमारे इस श्रेणी का जो पांचवा पद है वो 29, छठवां पद 35 और सातवां पद 41 होगा। इस प्रकार हम किसी भी समांतर श्रेणी के कोई भी पद का मान बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब हम इसी विषय बिंदु को आगे लेते हुए और कुछ उदाहरणों की सहायता से भिन्न भिन्न प्रकार के प्रश्न का समाधान किस प्रकार से हम करेंगे इसको समझने का प्रयास करते हैं। अब यहाँ पर मान लीजिए एक श्रेणी हमने लिया 3, 5, 7, ऐसे करते करते हमने लिखा में 15 पद हैं। यहाँ पर पदों की संख्या 15 है। हमको जो अंतिम पद है 15वां पद, इस 15वें पद का मान प्राप्त करना है। हमको जो T15 है ये प्राप्त करना है। अब इसको हम बहुत आसानी से हल कर सकते हैं। चलिए हल करके देखते हैं। तो इसमें प्रथम पद क्या हो जाएगा? श्रेणी का जो प्रथम पद होगा, प्रथम पद जिसको हम T1 से व्यक्त करते हैं, जो वास्तव में A होता है, ये है 3। सार्वंतर कितना है? सार्वंतर D इक्वल T2 माइनस T1 और T2 है हमारे पास 5 माइनस T1 है 3 इक्वल 2। ये ध्यान रखना है। A हमको मिल चुका है, हमारे पास D है। अब हमको n का मान, तो n का मान वहां पर दिया है 15। अब हमारे पास जो n पदों का मान ज्ञात करने के लिए सूत्र है वो है Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1 इंटू D। हम सीधे सीधे अगर लिखना चाहें तो हम ये लिख सकते हैं, जैसे हमने 7वें पद का मान लिखा था A प्लस 6D। मान लीजिए 10वें पद का मान चाहिए तो A प्लस 9D। तो हम डायरेक्ट अगर बोले तो 15वें पद का मान A प्लस 14D भी लिख सकते हैं। किंतु व्यापक तौर पर जो सूत्र हमारे पास है उस सूत्र का उपयोग करते हुए अगर हम बनाना चाहें तो बहुत आसानी से सभी जो चर राशि है उनके मान हम एक साथ रखेंगे तो गणित को हल करना और भी आसान हो जाएगा।
हमारे पास n का जो मान है वो है 15, a का जो मान है वो है 3 प्लस a इक्वल 15 माइनस 1 इंटू डी का वैल्यू हमारे पास है 2। इस प्रकार से ये 3 हो जाएगा प्लस इसको लिख देंगे 14 इंटू 2। 14 और 2 को गुणा करेंगे तो ये हो गया 28, 28 में 3 को जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 31। इस प्रकार से 31 जो है हमारा इस श्रेणी का 15वां पद होगा। तो इस प्रकार से हम जो है किसी भी श्रेणी में और उसके पदों का मान जिसका हमको प्राप्त करना है बहुत आसानी से प्राप्त कर सकते हैं। अब इसी प्रश्न को थोड़ा सा मैं बदल देता हूं। मैं यदि लिख दूं 3 5 7 एक श्रेणी है जिसका कोई पद है 31। अब मैं प्रश्न को बदल रहा हूं। मैंने क्या कर दिया, यहां पर पद का मान है, अंतिम पद का मान है 31। तो अपने को क्या ज्ञात करना है, पदों की संख्या। तो प्रश्न को ध्यान में रखेंगे, हमारे पास पहले जो प्रश्न था उसमें n बराबर 15 दिया हुआ था और हमको उस पद का मान ज्ञात करना था। तो हमने जो प्राप्त किया है उसी को प्रश्न के रूप में बना रहा हूं और प्रश्न का रूप बदल गया। पहले हमारे पास n दिया हुआ था, tn ज्ञात करना था। अब हमारे पास tn का मान दिया है और हमको n ज्ञात करना है। तो चलिए आइए श्रेणी का प्रथम पद ज्ञात कर लेते हैं। प्रथम पद a बराबर 3 है, सार्वंतर b बराबर 5 में से 3 घटा देंगे तो 2 है। हमारे पास अंतिम पद जिसको हम tn कहते हैं उसका मान 31 है और हमको n बराबर क्वेश्चन मार्क, n का मान हमको ज्ञात करना है। तो हम क्या करेंगे, जो हमारे पास अंतिम पद ज्ञात करने का सूत्र है a प्लस n माइनस 1 इंटू d। इस सूत्र में हम tn का भी मान रखेंगे। तो tn का मान हमारे पास कितना है, 31 बराबर a का मान है हमारे पास 3 धन n का मान तो हमको प्राप्त करना है और d का मान है हमारे पास 2। अब हम इस 3 को इधर ट्रांसफर करते हैं तो 31 ऋण 3 बराबर n ऋण 1 गुणित 2। अब यहाँ पर 31 में से 3 को घटा देते हैं तो ये हो जाएगा हमारे पास 28 और 28 बराबर हो जाएगा n ऋण 1 गुणित 2। हमको n का मान प्राप्त करने के लिए उनके जो भी घटक हैं उन घटकों को बराबर के दूसरी तरफ पक्षांतर करते हुए n का प्रॉपर तरीके से मान प्राप्त करना है। अब यहाँ पर n ऋण 1 के साथ 2 का गुणा है तो मैं 2 को भी इधर ट्रांसफर कर देता हूँ। तो जो गुणा के रूप में था वो बराबर के दूसरी तरफ जब पक्षांतर होता है तो वो भाग में चला जाएगा, इसलिए 28 भागित 2। अब यहाँ पर 2 14 बार कटेगा तो 14 बराबर हो गया n ऋण 1। अब मैं n को भी यहाँ रखते हुए इसको इधर ट्रांसफर कर देता हूँ तो ये हो जाएगा 14 धन 1 बराबर n। इस प्रकार से n का मान हो जाएगा 14 में से जोड़ देंगे तो 15। इस प्रकार इस श्रेणी का 15वां पद जो है वो 31 होगा। तो मुझको ऐसा ध्यान में आता है कि आपको मैंने प्रयास करके किसी दिए गए श्रेणी का प्रथम पद कैसे प्राप्त करते हैं, उस श्रेणी का सर्वांतर किस प्रकार से प्राप्त करते हैं, यदि प्रथम पद और सर्वांतर दिया गया हो तो इच्छित पद का मान किस प्रकार से प्राप्त करते हैं यह भी हमने देखा। यदि हमको अंतिम पद ज्ञात करना है तो उसका मान किस प्रकार से प्राप्त करते हैं यह भी हमने देखा है। और यदि अंतिम पद का मान दिया गया है तो श्रेणी में पदों की संख्या कितनी होगी इसको भी हम किस प्रकार से प्राप्त करेंगे यह भी हमने समझने का प्रयास किया है। तो आशा है आप सभी को यह जो विषय बिंदु है वो ध्यान में आया होगा। प्रश्नों का अभ्यास करने से ही हमारी जो समस्या है
उसका समाधान हो पाएगा। इस कारण से खूब अधिक से अधिक प्रश्नों का अभ्यास जो है नियमित रूप से करते हुए चलेंगे। एक बार इसका थोड़ा सा ध्यान करेंगे और उसके बाद फिर हम आगे की बात देखेंगे। एक गणित और अपन समझते हैं और इसी से पाँच 11 17 23 5 11 17 23 इसका कोई पद 301 है। 301 कोई पद है, हमको n का मान पता करना है। आपकी कौन सा पद है जो 301 है। तो चलिए अब हम इसको किस प्रकार से हल करेंगे। तो श्रेणी का प्रथम पद क्या है? प्रथम पद a बराबर 5 है। सार्वंतर b बराबर, दूसरे पद में से पहले पद को घटाएंगे, दूसरा पद है 11 ऋण पहला पद है 5, 11 में से 5 को घटाएंगे 6। हमारे पास Tn का जो मान है वो है 301। हमको n का मान प्राप्त करना है। तो nवें पद का मान पद को ज्ञात करने के लिए हमारे पास सूत्र क्या है? Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब हम क्या करते हैं? Tn के स्थान पर 301 इस मान को रखते हैं। a का मान 5 है धन, n का मान हमको ज्ञात करना है, इसलिए इसको किसी भी प्रकार से कोई परिवर्तन नहीं करते हुए केवल d का मान यहाँ रखेंगे हम 6। अब यहाँ पर हम 5 को पक्षांतर करते हैं, तो यहाँ पर धन 5 पक्षांतर होके दूसरी तरफ जब जाता है तो यहाँ ऋण 5 बन जाएगा और यहाँ पर बचेगा n ऋण 1 और 6। अब 301 में से 5 को जब हम घटाते हैं तो हमारे पास बचेगा 296 बराबर n ऋण 1 गुणित 6। अब हम इस 6 को नीचे ले आएंगे तो 296 भागित 6 और ये n ऋण 1। जब हम कटेंगे तो से 4 बार कटेगा तो 6 24, 5 बचेगा और ये 56 हो गया। जबकि हमारे 6 के पहाड़ा में 54 तो आता है किंतु 56 नहीं आता है। कहने का मतलब क्या है कि यह पद पूरा पूरा विभक्त नहीं हो रहा है। तो जब तक ये पूरा पूरा विभक्त नहीं होगा तो हम एक को इधर ट्रांसफर करेंगे और ट्रांसफर करने के बाद भी हमको पूर्ण मान जो है ना वो प्राप्त नहीं होगा। इसलिए हम ये कर सकते हैं कि जो 301 है यह इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं है। क्यों? क्योंकि जब हम यहाँ पर विभक्त कर रहे हैं तो पूरा पूरा भाग नहीं जा पा रहा है। तो इस प्रकार से हम ये कहते हैं कि 5, 11, 17, 23 का 301 जो है वह श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। तो हमको यहाँ पर ध्यान रखना है कि अगर पूरा पूरा भाग चला जाता तो फिर हम यहाँ पर एक को इधर ले आते तो वो धनात्मक हो जाता और इस प्रकार से n का जो मान है वो हमको निश्चित प्राप्त होता। किंतु यहाँ पर चूंकि हमारा पूर्ण रूप से विभक्त नहीं हो रहा है इसलिए n का एक निश्चित मान जो पूर्णांक संख्या के रूप में हो वह प्राप्त नहीं हो पाता है। इस कारण से 301 जो है इस श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। तो इस प्रकार से हम जो है प्रश्नों को हल करके अभ्यास करेंगे तो स्वाभाविक तौर पर हमको हमारी जो भी जिज्ञासाएं हैं, जो भी समस्या है उसका समाधान हो पाएगा। आप सभी इसी प्रकार से कई प्रकार के जो प्रश्न दिए हुए हैं उनका खूब अभ्यास कीजिए। इसको एक बार ध्यान से देखते हुए और आगे समझने का प्रयास करेंगे।